जी, शुरू में हमने कल पढ़ा था कि कब आता है क्वेश्चन, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, फिर हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी। कौन से वाली एक्सटर्नल कन्फर्मेशन की डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने कुछ इसकी एग्जांपल पढ़ी, फिर जो है एग्जांपल किसकी क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, फिर उसकी लिमिटेशन हमने पढ़ी कि जो है और एक्सटर्नल कन्फर्मेशन कब यूज़ ना करे या यानी उसके बगैर गुजारा हो सकता है, वो चीज़ें पढ़ी। और उसके बाद हमने एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का प्रोसीजर पढ़ा, कैसे हम करते हैं। तो हमने देखा, पहले हम देखते हैं कि टाइम कब हमने करना है, इंटरम पे करना है, वगैरह वगैरह। ये सारा करते हुए आज हम पढ़ते हैं कि अगर हम इंटरम डेट पे जो है एक्सटर्नल कन्फर्मेशन भेजते हैं तो हमें बाद में क्या करना चाहिए। देखिए, आप गए, आपने इंटरम ऑडिट पे एक्सटर्नल कन्फर्मेशन भेजी, ओके ठीक है, भेज दी। उसके बाद आपके यूं समझ लें ये 30 अप्रैल तक का सारा काम कर लिया। करते क्या है, आप गए होंगे मई में और आपने एक डेट लगा ली, कौन से वाली, 30 अप्रैल की। 30 अप्रैल की डेट लगा ली, जनाब इस डेट तक तो जितना भी काम हुआ है वो मैं चेक करूंगा। तो आपने 30 अप्रैल को क्या उनके पहले से वगैरह मालूम कर ली, ठीक है। अब आप गए हैं 30 जून के बाद, तो कौन से 2 महीने रहते हैं, एक रहता है मई का और दूसरा कौन से वाला, जून। अब ये 2 महीने, ठीक है। अब इसमें क्या है, नंबर 1 आपने देखा एक बंदे का बैलेंस पहले भी लाख रुपए था, अब भी कितना है, लाख रुपए है, ठीक है। इसके लिए तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक बंदे का बैलेंस कितना था, उस टाइम पे कंफर्म किया था लाख है, अब कितना हो गया, 1,20,000। अगर वो डेटर है तो इसका क्या मतलब है, उस पे ऊपर वाले 20,000 पे से जो है सेल के प्रोसीजर परफॉर्म कर लो। सेल के प्रोसीजर क्या है, नंबर 1 ये देख लो कि इस 20,000 पे सेल ऑर्डर बना है, गुड डिस्पैच नोट, इनवाइस, और उधर क्लियरिंग में चेक कर। फिर कौन से वाला है, सब्सिक्वेंट पेमेंट देख लो, हो सकता है वो रिसीव हो गई हो, 20 हो भी गई हो और बाद में पेमेंट भी रिसीव हो गई हो, तो इसको क्या कहते हैं, अदर ऑल्टरनेट। इसी तरह से कंट्रोल है तो कुछ टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर लो, ये वाली बात समझ आए। अगर कोई बहुत ज्यादा मसला है, जैसे इधर बैलेंस लाख था, ठीक है, और अब यहाँ पे कितना हो गया है, 26 लाख रुपए, ठीक है, 26 लाख रुपए। अब तो ये अच्छा खासा चेंज हो गया, ज्यादातर बैलेंस तो 25 लाख का इधर आया है। नहीं नहीं, अब जरा ज्यादा रोला है, हमें सेल्स पे ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे, उससे बेहतर है इसको एक दफा से फिर से कंफर्मेशन भेज दो, एक लेटर दोबारा से भेज दो, बजाय कि हम 25 लाख पे इतने सारे प्रोसीजर परफॉर्म करते रहे, तो सिर्फ और सिर्फ जो है क्या करें, सिंपल एक वो कर लें। तो यस, अगर हमने इंटरम डेट पे जो है एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजी है तो बाद में ये प्रोसीजर हो सकते हैं। चले यहाँ पढ़ते हैं जी। फ- नहीं नहीं, बाज दफा ये होता है, बाज दफा ये सीजन है, सीजन है। जैसे अब आप गए हैं तो एक कंपनी है, आप गए हैं जनाब मार्च में, अप्रैल में, मई जून अभी रहता है, लेकिन वो कंपनी बनाती है आइसक्रीम प्रोडक्ट, उसको तो सीजन ही कब शुरू होगा, मई जून से। तो उन्होंने एकदम से परचेजिंग सारी किस में करनी है, मई और जून में ही करनी। क्लियर हो गया। तो यस, 5 दफा हो सकता है और 5 दफा फ्रॉड भी हो सकता है, यस, यानी फेक डाटा भी हो सकते हैं, यस। तो जो भी है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन से काफी सारी चीजें हो जाएंगी। लें जी पढ़ते हैं, एडिशनल प्रोसीजर्स एट ईयर एंड इफ द कंफर्मेशन इज सेंट एट इंटर। लें जी, इफ द कंफर्मेशन सेट इज सेंट इज इंटरम डेट, फॉलोइंग एडिशनल प्रोसीजर, फॉलोइंग एडिशनल प्रोसीजर जो है इज टू परफॉर्म, जो है टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस। पहला कौन है, बैलेंस का कंपैरिजन कर ले, कंपेयर इंडिविजुअल बैलेंस एट द ईयर एंड विद बैलेंस कौन से वाला, लाख है, लाख है, लाख है, जो है 1,00,000 भी कंपेयर कर ले। एंड इन्वेस्टिगेट अनयूजुअल वेरिफिकेशन, अगर तो 1,00,000 से 25 लाख हुआ है, भजन ये कैसे हुआ है, इन्वेस्टिगेट कर ले। फिर कौन से वाला, फॉर ट्रांजैक्शन जितनी भी हुई है उनका एक तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल देख ले, उन पे साइन सुन हुए हुए। और फिर कौन से वाले, टेस्ट ऑफ डिटेल, वो कौन से वाला है, वो कौन से वाला है, सैंपल सेलेक्ट करें और उन पे काम कर लें, सिंपल है। क्लियर हो गया। टेस्ट ऑफ कंट्रोल, उन पे कंट्रोल परफॉर्म हुए यानी साइन हुए हुए, गुड डिस्पैच नोट बना हुआ है, गुड डिस्पैच नोट पे साइन है, ये सारे। और दूसरा कौन से वाला करना, टेस्ट ऑफ डिटेल। टेस्ट ऑफ डिटेल क्या कहते हैं भाई, कंपैरिजन है, एनालिटिकल प्रोसीजर किधर है, कंपैरिजन कौन से वाला, एनालिटिकल प्रोसीजर पर। और फिर कौन से वाला, उसके अलावा जितने भी प्रोसीजर उनको क्या कहते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल कर।
क्लियर हो गया? नहीं जी, वो कहते हैं सिलेक्ट ए सैंपल ऑफ द मटेरियल ट्रांजैक्शन एंड परफॉर्म कौन से वाला, टेस्ट ऑफ डिटेल, सिंपल, ठीक है। नहीं जी, ईयर एंड कंफर्मेशन, अगर को बहुत ज्यादा जरूरत है, जैसे 1 लाख से 25 लाख हो गया और आपको इसको कोई समझ ही नहीं आ रही, तो फिर क्या करें, सेंड एन अदर सेट ऑफ कंफर्मेशन एट ईयर एंड, लेकिन ये कब होगा, इफ नेसेसरी टू वैलिडेट, बहुत ज्यादा नहीं बन रहा, आपको कंपैरिजन से भी नहीं कंफर्म हो रहा, लाख का लाख नहीं है, आपको जो है टेस्ट ऑफ डिटेल से भी नहीं हो रहा, कंट्रोल भी आपको वीक लग रहे हैं, तो उस बंदे से कंफर्म कर ले। चले आगे चल, अब है जनाब डिसाइडिंग द टाइप्स ऑफ कंफर्मेशन, एक तो नेगेटिव एक पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या कहते हैं, जो भी बात हो हमें कंफर्मेशन भेजो, जो जवाब लाजमी। और नेगेटिव में अगर डिसएग्रीमेंट है तो जवाब दें, अगर डिसएग्रीमेंट नहीं है तो जवाब देने की जरूरत नहीं। ये वाली बात समझ आ गई, ठीक है। अब ये कब कब कौन सी वाली भेजनी, सबसे पहले तो नेगेटिव को पढ़ लेते हैं, नेगेटिव कंफर्मेशन क्या होती है और ये कब भेजी जाती है, उसके अलावा बाकी सब जगहों पे पॉजिटिव भेज। नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आस्किंग इन पार्टी टू रिप्लाई, क्या करें, ऑडिटर ओनली इफ ही डिसएग्री विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द, अगर वो डिसएग्री है तो फिर तब भेजे, अदरवाइज ना भेजे। अब अगला जो आने लगा है, रिस्क क्या है, दो रिस्क है, हो सकता है उसको पहुंचे ही ना, हम समझ रहे हो, ठीक है, हो सकता है उसको पहुंचे ही ना और हम समझ रहे हो जनाब, हो गया। हो सकता है वो देखे और डिसरिगार्ड कर दे, डिसरिगार्ड समझा, तवज्जो ही ना देना। तो ये दो रिस्क है, जरा पढ़ लेते हैं। नेगेटिव कंफर्मेशन इज लेस रिलायबल, डेफिनेटली देयर इज नो एक्सप्लिसिट एविडेंस दैट कंफर्मिंग पार्टी रिसीव्ड एंड वेरीफाइड। अब आप कह रहे हैं अच्छा यार, अगर इंफॉर्मेशन अगर उसने नहीं भेजा ना रिप्लाई, इसका मतलब है बैलेंस एग्री है, इसकी क्या एविडेंस है, आप कुछ भी नहीं। सबसे बड़ा तो मसला यही है, वर्किंग पेपर में क्या लगा है, तो इसीलिए नो एक्सप्लिसिट एविडेंस दैट कंफर्म पार्टी को मिल भी गया और उसने कहा, उधर से बैलेंस देख के कह भी दिया हाँ यार ये एग्री करता है, नाम भेजो, तो ये लेस रिलायबल है। नॉन रिस्पॉन्स, ये भी तो हो सकता है कंफर्मिंग पार्टी एग्री विद द बैलेंस और रिप्लाई नहीं किया, और ये भी तो हो सकता है कंफर्मिंग पार्टी नेवर रिसीव्ड और चेक द बैलेंस, उसको मिला ही ना, तो दोनों मतलब हो सकते हैं, उसको मिला है, उसने बैलेंस देखा, एग्री है, इस वजह से रिप्लाई नहीं कर रहा, और इस वजह से भी हो सकता है उसको कभी रिसीव ही नहीं हुआ या उसने बैलेंस देखा ही नहीं, उसने देखा यार पता नहीं ये क्या पूछते रहते, उसने साइड पे रख दिया और हम समझ रहे हैं एग्री है, हमारे पास एक्सप्लिसिट एविडेंस भी नहीं है। तो ये तीन मसाइल है इसमें, एक तो आपके पास कोई एविडेंस नहीं होती, दूसरा हो सकता है उसको मिला हो सकता है उसको ना मिला हो सकता है उसको मिला हो और उसको वो क्या कर दे, वो कह दे भाई जान जो है यार उसने चेक ही ना किया। तो ये दो तीन मसाइल हैं जिसकी वजह से ये क्या है, रस है। अगली जो मैं बात बताने पड़ा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, कंडीशन टू यूज कौन से वाला, नेगेटिव। ये चार कंडीशन होंगी तो ही नेगेटिव कंफर्मेशन यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नेगेटिव कंफर्मेशन यूज नहीं करनी, पॉजिटिव करनी, क्योंकि नेगेटिव क्या है, लेस रिलायबल। ले जी, ये चारों कंडीशन, अच्छा वो आपको केस स्टडी देगा, उसमें से कोई दो कंडीशन फुलफिल हो रही हो और दो का नहीं पता, तो आप कहें इफ अदर दो कंडीशन आर प्रेजेंट, ठीक है, इफ अदर जो है टू कंडीशन आर आल्सो प्रेजेंट, तो फिर हम क्या करेंगे, नेगेटिव, ठीक है। ये चारों कंडीशन का होना जरूरी है, और बाज दफा हम क्या करते हैं, चारों कंडीशन लिख लेते हैं, नीचे लिखते जाते हैं, ऊपर वाली में से दो कंडीशन है एक नहीं है, अगर वो एक अभी है तो फिर जनाब हो जाए। चलिए टू रिड्यूस द रिस्क नेगेटिव कंफर्मेशन इज यूज्ड ओनली इफ ऑल को अंडरलाइन करें, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर मेट। इधर से क्वेश्चन बनाते हैं और ये सबसे ट्रिकी एरिया है यहाँ, आर मेट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर मेट। पहली पॉपुलेशन जहां से हमने सैंपल लेना है कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सवाल बैलेंस, 200 का, 400 का, 400 का, 600 का, 2600 का, 2200 का, कंपनी है करोड़ों की। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंस, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंस, जरा मुझे अब बताइएगा, मैं इधर लिखने लगा हूं।
ये क्या है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंस। और इधर उसी एंटिटी में ये क्या है, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंस। इसको उल्टा ना कर देना। किसके बारे में बात कर रहा है, ए के बारे में या बी के बारे में, ए के बारे में। पॉपुलेशन जो है वो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंस, हम उनको क्या भेजने लगे, नेगेटिव। तो पहला पहला कौन से वाला, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंस या स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंस, लार्ज नंबर ऑफ। ये स्टूडेंट क्या चेंज कर देते हैं जब लिखने लगते हैं, तो सर जी अच्छा स्मॉल की जगह लार्ज लिखा था या लार्ज की जगह, याद नहीं है भाई, बहुत सारी ट्रांजैक्शन छोटी छोटी अमाउंट की। चले आ जाए, पहली पहली शर्त कौन से वाली, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल। दूसरा, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क आर लो। कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग, कंपनी के कंट्रोल बड़े सख्त हैं और इनहेरेंट रिस्क भी नहीं है। कंटेनर बना रहे हैं या गोल्ड का काम कर रहे हैं, कंटेनर बना रहे हैं और कंटेनर पे भी उनके कंट्रोल कमाल हैं, अप्रूवल होती है, साइन होते हैं, कैमरे लगे हुए हैं, ऊपर से नीचे तक कोई भी बगैर अप्रूवल के 1 रुपया भी आगे पीछे नहीं कर सकता, बड़े कंट्रोल। तो रिस्क क्या है, लो है। तो दूसरा रिस्क लो है, रिस्क लो है। तीसरे पे आते हैं, अ वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेशन है कि जिसको भी भेजेंगे वो जवाब देगा। अगर डिसएग्रीमेंट हुआ, एक्सेप्शन क्या होती है, ठीक है, जरा जो है दूसरी साइड पे, ओ सॉरी दूसरी साइड, एक्सेप्शन क्या होती है, पहले चले इसको मिक्स नहीं करते। एक्सेप्शन क्या होती है, एक्सेप्शन होती है कि मैं 800 वाले को भेजूंगा तो वो कहेगा 800 ही है, और 600 वाले को भेजूंगा तो वो भी कहेगा 600 है। एक्सेप्शन क्या है, 600 वाले को भेजूंगा वो कहेगा नहीं 620 है, ये एक्सेप्शन है। पढ़ा था ऊपर, ऊपर पढ़ा था कहीं पे कि एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि जनाब, क्या है कि जनाब गलत आएंगे, रूटीन से हट के जवाब आएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, ज्यादा है कम है, कम है। जरा देखिएगा, अब कम क्या है, इसके सामने लिखे आई कैप कहता है, वैसे तो कहीं स्टैंडर्ड पे नहीं लिखा होता, आई कैप कहता है 15% या उससे कम हो तो लो है, और 50% से ज्यादा हो, ठीक है। अब जरा सुनिएगा, मैंने 100 बंदों को भेजा, उनमें से 5 का बैलेंस एक्सेप्शन है, डिसएग्रीमेंट है, यानी वो कह रहे हैं हमारा बैलेंस कुछ और है, आप कुछ और कह रहे हैं। तो एक्सेप्शन रेट कितना है, 5%। 100 में से कितना, 5%। हाई है या लो है, लो है। 15% से एक्सेप्शन मतलब डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट तो समझ गया ना, वो कहता है 700 है, वो कहता है 500 है, हालांकि हमने 600 की कंफर्मेशन दी। तो ऑडिटर को क्या एक्सपेक्टेशन है इस बारे में कि भाई जो है अक्सर यहाँ पे क्या होते हैं, बैलेंस एग्री होते हैं, मैच करते हैं। अ वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड, फ्यू डिस्क्रिपेंसी होंगी, थोड़े से होंगे बैलेंसेस गलत, क्लियर हो गया। और आखिरी, ऑडिटर एंटिसिपेट दैट कंफर्म पार्टी विल नॉट इग्नोर, वो जवाब भी देंगे। ऊपर वाले का क्या है, जवाब देंगे लेकिन उनमें गलतियां, और नीचे वाले का क्या है कि जवाब देंगे, वो अगर भी गलती हुई जवाब देंगे। और ऊपर वाले में क्या है, गलतियां भी कम। उससे ऊपर वाला कौन से वाला है, रिस्क भी कम। उससे ऊपर वाला कौन से वाला है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंस। क्लियर है। अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम दोबारा आपको कहीं पे कंफ्यूजन आ रही है, जल्दी से पूछ ले। हाँ हाँ, कोई डाटा देखे नहीं, सेग्रीगेशन करते हैं। ये देखे एक ही कंपनी का डाटा है, मैं इनको तो पॉजिटिव कंफर्मेशन भेजूंगा। हाँ हाँ हाँ, ऑडिट कर कर करके पता चल जाता है। पिछले साल है 100 को भेजा, 5 ने डिसएग्रीमेंट किया, बाकी 95 ने कहा हाँ यही बैलेंस, और 100 में से तकरीबन अक्सर ने रिप्लाई भी किया, इग्नोर नहीं किया, डिसरिगार्ड नहीं किया। क्लियर हो गया, ये वाली बात समझ आती। तो हम पहले तो डाटा को सेग्रीगेट करते हैं ना, जीरो बैलेंस से साइड पे कर लेते हैं, जो बैलेंस चेंज ना हुए इसको तो भेजना है, इसको साइड पे कर लेते हैं।
जो बड़े बड़े बैलेंस है, मटेरियलिटी लेवल, इसको तो पॉजिटिव कंफर्मेशन भेजनी। अब नेगेटिव किनको भेजनी है, कौन से रह गए, ये छोटे छोटे बैलेंस, छोटे छोटे बैलेंस। लार्ज नंबर ऑफ सवाल, पहली शर्त पूरी होगी। दूसरी शर्त जल्दी से बताएं। इस सर इधर इधर बड़ी सख्त है, ठीक है ना, इनहेरेंट रिस्क भी लो है और कंट्रोल रिस्क भी लो है। कंट्रोल आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। दूसरी शर्त। तीसरी, जब भी भेजते हैं कंफर्मेशन, पॉजिटिव की बात पर, जब भी भेजते हैं कोई खास डिसएग्रीमेंट नहीं आया। चौथी, जब भी कंफर्मेशन भेजते हैं रिप्लाई आता ही आता है। अगर ये चार शर्तें पूरी हैं तो इस पे क्या लगा से, इनको नेगेटिव कंफर्मेशन भेज सकते हैं, और बाकी इनको पॉजिटिव कंफर्मेशन, इनको पॉजिटिव कंफर्मेशन। जीरो बैलेंस पॉजिटिव कंफर्मेशन, जो बैलेंस चेंज नहीं हुआ, कल पढ़ा था हमने, पॉजिटिव कंफर्मेशन वाले कल पढ़े थे, क्लियर हो गया। पॉजिटिव कंफर्मेशन जी, यहाँ इनमें से सैंपल बेसिस, यूजुअली सैंपल बेसिस पे भेजते हैं जी। फर्स्ट ऑडिट फिर नेगेटिव कंफर्मेशन, क्यों, हमारी एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। फिर हो सकता है पिछले से पूछे, वो कहता यार जिसको भेजते हैं जवाब तो जरूर आता है, ओ यार नहीं नहीं इनके डेटर में रोला कोई नहीं होता, इसका क्या मतलब है, एक्सेप्शन भी नहीं है, नॉट इग्नोर वाला केस भी नहीं है, और जो है ऑडिटर लाजमी तो नहीं है ऑडिटर रात झगड़ के जाए। एक बंदे ने कहा यार मैं अंदर ऑडिट ही नहीं करूंगा, ऑडिट में रिस्क ही बड़ा ज्यादा है, ठीक है, और बड़ी कंपनी इस टाइम कर रही है। इस टाइम पे ना स्टूडेंट के इंडक्शन ना होने का सबसे बड़ा इशू भी यही आ रहा है, लोग ऑडिट से तवज्जो हटा रहे हैं। ऑडिट जो है वो जो फील्ड है वो सुकड़ रही है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑडिट के लिए आपको बंदे भेजने पड़ते हैं, 2-3 महीने काम करना पड़ता है, फिर आई कैप भी पीछे पड़ा है, वो आपने देखा है ना, वो QCR, आई कैप का QCR, फिर इन्होंने एक ओवरसाइट बोर्ड बना दिया है, वो बड़ा तंग दफा कर, और पैसे भी कम मिलते हैं, उसके बदले में टैक्स और बाकी सर्विसेज में ज्यादा पैसा मिलता है। तो इसी वजह से ऑडिट की फील्ड थोड़ी सी क्या हो रही है, नैरो हो रही है। चंद फर्म्स ने तो ऑडिट करना ही छोड़ दी, इवन हम कुछ क्लाइंट थे हमने उनको नो कह दिया है, रिस्क ही बड़ा है, सर पे हर वक्त तलवार लटकी हुई है। नहीं, ऑडिट करवाना लाजमी है, कंपनी के लिए लाजमी है, मेरे लिए तो जरूरी नहीं है। मेरे पास एक क्लाइंट आता है, मैं कहता हूं मैं तुम्हारा ऑडिट नहीं करता, तो मुझे बताओ, समझ नहीं, इतना पैसा नहीं है ऑडिट में। क्या, कैसे, नहीं मैं ये कह रहा फर्म छोड़ रही है, बट मैं फ्यूचर में बता रहा हूँ कि ऑडिट की फील्ड जो है वो नैरो हो रही है ना। ऑडिट में मैं था KPMG इस्लामाबाद में, बड़ा तगड़े मेरे वो हो गई थी, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा भी ऑडिट में रखेंगे नहीं, मैं कराची चला गया, उन्होंने कहा भी टैक्स में रखेंगे, ऑडिट कर लो कुछ दिन तो टैक्स में रखेंगे। तो मैं यहाँ पे भी आया तो मैं टैक्स की बेस पे फिर UHY में गया, क्यों, मुझे पता था ऑडिट की फील्ड जो है, आज भी मेन काम हमारा टैक्स है। जितनी भी फर्म है उनका ऑडिट में इतना पैसा है ही नहीं भाई, ऑडिट में पैसा नहीं है जी। फॉरेन कंट्रीज में नहीं यार, बाकी चीजों का ज्यादा है हर जगह पे, ठीक है। देखें, ऑडिट है चेक करना, वो इसको मुसीबत समझते हैं। टैक्स क्या है, नोटिस आया, अब उसको थरथली मची हुई है कि आएंगे FBR वाले पैसे ले जाएंगे, इसको वो क्या समझता है कि वाकई, देखिए वो कहते हैं हिसाब तो हम सारा रख रहे हैं, हम तुमसे क्यों करवाएं, सवाए चंद एक लिस्टेड कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी, इसके अलावा तो सारे मालिक खुद बैठे होते हैं कंपनी में, तो उन्होंने अपने काम को चेक करवा के खुद को चेक करा के क्या करना। तो फील्ड क्या हो रही है, नैरो। और फिर पेमेंट भी अब ऑनलाइन शुरू हो गई है, पहले ज्यादा रोला होता था मैंने इसको पैसे दिए ये खा गया होगा, और अब तो पेमेंट भी क्या हो रही है, ऑनलाइन हो रही है ना। तो जब देखें, कंटेनर तो कोई नहीं उठा लेके जाएगा, जितने कंटेनर बिकते हैं मुझे पता है, तो पीछे क्या रह गया, कैश की वसूली, वो भी मैं ऑनलाइन कर लेता हूँ, मेरे बैंक में आ जाती है, शाम को मैं हिसाब देख लेता हूँ, सॉफ्टवेयर इतने अच्छे आ गए, शाम को सारी की सारी रिपोर्ट बता देते हैं, जितने पैसे आए, जितने लगे, जितने बैंक में जमा हुए, जब तक वो आपस में टैली ना करे सेठ जाता ही नहीं घर, वो फिर आपको क्यों बुलवाएगा। अगर उसको कहीं पे मसला आ रहा है तो इंटरनल ऑडिटर रख लेगा ना, समझ रहे हैं। एक तो कंपनी इस चक्कर से निकल रही है, अब जब कह रहे हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना है तो कहते हैं बस ठीक है यार करवा लो इनसे, पर वो ज्यादा पैसे नहीं दे रहे, टैक्स के लिए पैसे, सॉफ्टवेयर के लिए पैसे देते, कंपनी इनकॉर्पोरेशन के पैसे देती है, उसने आगे नई कंपनी बनवानी है, उसकी फिजिबिलिटी,
मेरा कारोबार चलेगा या नहीं चलेगा, जिसको हम एडवाइजरी सर्विस कहते हैं, यस उसके लिए पैसे देते। यार मैं कंपनी बनाऊं या मैं एओपी बनाऊं या मैं इंडिविजुअली बिजनेस करूं, उसके पैसे देते, ये सारे तो पैसे देते, ठीक है। अच्छा कंपनी बनाए या ना बनाए इसके लिए एक अगले दिन मैंने वीडियो बनाई है, वो देख लीजिएगा कि कंपनी बनाए या ना बनाए, क्या फायदे या नुकसान। चले खैर वापस आते हैं। तो भाईजान ऑडिट के फिर जी एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस ऑडिट है। नहीं सर मैं कह रहा हूं कराना जरूरी है, करना तो जरूरी नहीं ना। आपने किसके पास जाना है, फर्म के पास ही जाना है ना, आपने लिस्टेड कंपनीज के पास जाना है, समझ गए। तो फर्म कहती है मैं यार, तो किसी को कहते यार अंधा हम आपका ऑडिट नहीं करेंगे, ठीक है फिर नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, तो क्या कर सकते। हाँ ये जरूर हो सकता है जिसका ऑडिट जाएगा हो सकता है उसका टैक्स भी चला जाए। बहुत दफा ऑडिट हमने इस दफा भी इस वजह से भी पकड़ा होता है कि जो ऑडिट ले जाएगा वो टैक्स और बाकी सर्विसेज भी ले जाएगा। तो इसीलिए हम ऑडिट बाज दफा ऐसे है जो हमें टैक्स की मंथली देते हैं, तो ऑर्डर हम उसका फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं साल बाद। वो कहते एक ही दफा करो, उसको चक्कर पड़ी होती है सेल्स टैक्स की, मेरी सेल्स टैक्स रिटर्न, मेरी इनकम टैक्स रिटर्न, मेरी जो है वो एससीसीपी वाले ये वो सारे काम, हम कहते हैं यार कर देंगे ऑडिट, वो कर देंगे यार बस ठीक है इसी फीस में कर देंगे हम। क्यों? क्योंकि जो साल बाद आती है वो इनकम नहीं होती, इनकम होती है मंथली। तो साल बाद उसे फीस लेके पूरा साल तो नहीं चल सकती ना फर्म। तो यस ये थोड़ी सी चले, खैर हमें पता चल गया ये 4 शर्तें पूरी होंगी तो ही हम क्या कर सकते हैं जनाब, नेगेटिव कंफर्मेशन, अदरवाइज पॉजिटिव। इनको घोल के पी जाए इन 4 शर्तों को। जी बेटा किसके? नहीं देखे हमारे वक्त चॉइस होती थी, बट अब तो ये है कि बेगर मस्ट नॉट बी चूजर। तो अब तो यानी वो रखते हैं। हाँ ये आपको जरूर बता दिया कि किस डिपार्टमेंट में आपको रखेंगे, रोटेट करेंगे या नहीं। जो अच्छी फर्म है आप टैक्स में चले जाए साल बाद आपको रोटेट कर देते हैं 2 साल बाद, ये एक बेहतर है, एक बेहतर ऑप्शन है, ठीक है कि आप बाद में रोटेट भी हो जाए। हाँ नहीं वो जब देखिए मैं फिर वही कह रहा हूँ, पहले आप कह रहे हैं टैक्स में ऑडिट तो नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा, वो आपको बुलाएंगे नहीं, लेकिन जब बुलवाएंगे तो आपको बताएंगे कौन से डिपार्टमेंट में रखने लगे, आपकी मर्जी आप जाए ना जाए, ये भी तो हो सकता है ना। तो यस बेहतर यही है कि कुछ टाइम ईआरपी पे लगा के बाद में ऑडिट में जाए। ऑडिट का थ्रिल है, एक शहर से दूसरे शहर जाना, खाना पीना, वहां पे रहना, इंडस्ट्री को अंदर से जाके देखना, उन लोगों से मिलना, उनके साथ इंटरेक्शन, चीजें सीखना, ये थ्रिल जरूर है। टैक्स वाला ऑफिस ही बैठा रहता है, वहां पे आके क्लाइंट डाटा देते, सम टाइम बड़ा रेयर होता है कि आप जाए वहां। लेकिन आपने तो देखना है कि लर्निंग के साथ साथ पैसा भी तो देखना है, कल को फील्ड को भी देखना है, ठीक है। बाकी अपनी चॉइस भी होती है। और दूसरा ये कि टैक्स वगैरह वाले फिर इधर आ भी जाते हैं, ठीक है। चले हम आगे चलते हैं और नहीं पीछे, ये तो हो गया हमारा नेगेटिव कंफर्मेशन हो गया। अब कौन से वाला? पॉजिटिव कंफर्मेशन। पॉजिटिव कंफर्मेशन आसान है, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, ठीक है। अच्छा पॉजिटिव कंफर्मेशन सिंपल, पॉजिटिव कंफर्मेशन क्या है, उसे कहते हैं भाईजान जो मर्जी हो बताएं, ये 40 लाख आपने देना है, आपने 39 देना है, आपने 41 देना है, आपने 40 देना है, जो मर्जी है रिप्लाई करें। तो रिप्लाई में जब हम भेजते हैं उनको, बाज दफा उनको लिख के भेजते हैं भाईजान 40 लाख देना है, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, उनको खाली पेज भेज दे, भाईजान आप इस पे लिख दें कितना बैलेंस है, ब्लैंक कंफर्मेशन उसको कहते हैं। तो ये है, चले पढ़ते हैं पॉजिटिव कंफर्मेशन। A positive confirmation request asks जो है confirming party to reply auditor in all caps whether he agrees or disagree with the information provided in the request। रिक्वेस्ट में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है उससे एग्री है भेजे, उससे डिसएग्री है फिर भी भेजे। मेथड ऑफ पॉजिटिव कंफर्मेशन। पॉजिटिव कंफर्मेशन आर ऑब्टेन इन 2 ways। मेथड 1, ऑडिटर प्रोवाइड कंफर्मिंग पार्टी एंड देयर रिकॉर्ड जो है रिकॉर्डेड बैलेंस एंड आस्क देम टू कंफर्म इफ द बैलेंस आर करेक्ट और इनकरेक्ट। ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड, ऑडिटर सेंड कंफर्मिंग पार्टी अ ब्लैंक रिक्वेस्ट विदाउट इंक्लूडिंग द रिकॉर्डेड बैलेंस, इधर जो बैलेंस लिखा है वो नहीं भेजता। कंफर्मिंग पार्टी मस्ट फिल द जो है बैलेंस कौन से वाला, देमसेल्फ, खुद बताना पड़ता, ये बेहतर होता है। रिस्क इन पॉजिटिव कंफर्मेशन। प्राइमरी रिस्क क्या है मेथड 1 में, कंफर्मिंग पार्टी माइट कंफर्मिंग बैलेंस विदाउट वेरीफाइंग एक्यूरेसी लीडिंग टू द, आपने बैलेंस लिखा वो कहते हैं हाँ यही है, और खास तौर पर अगर उसने देने हैं 38 लाख और आपने लिखा है 35 लाख, वो जरूर कंफर्म करेगा और अपने पास लेजर को भी चेंज करके क्या कर देगा, चेंज करके क्या कर देगा, 35 लाख कर देगा।
क्लियर हो गया कि इनके पास तो 35 लाख आ रहे, ओके चले ये मैं हाँ भाई, जब इनके पास आ रहे तो बस बात ही खत्म हो गई, नेगेटिव कंफर्मेशन हमने पढ़ लिया, आगे चलते हैं। ऑडिट प्रोसीजर आफ्टर द रिसीट ऑफ रिप्लाईज, भाई रिप्लाई रट लो, 5-6 किस्म के होंगे। नंबर 1 रिप्लाई आएगा और वो कहेगा कंफर्म, यही बैलेंस। नंबर 2 डिसएग्रीमेंट, नहीं मेरा बैलेंस कम है, मेरा बैलेंस ज्यादा है, जो भी है। नंबर 3 कोई रिप्लाई नहीं आएगा। नंबर 1 रिप्लाई आया और एग्रीमेंट। नंबर 2 आया और एक्सेप्शन है, डिसएग्रीमेंट। नंबर 3 कोई बैलेंस नहीं आया, सॉरी कोई रिप्लाई नहीं आया। नंबर 4 आया तो सही लेकिन ऑरल, उसने फोन कर दिया हाँ यही बैलेंस है, समझे। नंबर 5 4 हो गए। नंबर 5 उसने इनडायरेक्टली भिजवा दिया, उसने मैनेजमेंट को लेटर दे दिया, यार कोई जा रहा था बंदा, ओ यार ये जा रहे हो ना यार, ये एक और लेटर भी लेते जाओ, ये सीएफओ को दे देना, इनडायरेक्टली मिला। नंबर 6 जो है ईमेल आई, तो 6 किस्म का हो सकता है। नंबर 1 एग्रीमेंट, नंबर 2 एक्सेप्शन या डिसएग्रीमेंट, नंबर 3 नो रिप्लाई एट ऑल। ठीक है, अगर वो कह दे मैं तुम्हें जवाब नहीं देता, ये भी नो रिप्लाई है, लिख के भेज दे, मैं बैलेंस कंफर्म नहीं कर। 3 नंबर 1 पहले 6 पूरे करें, एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट और कौन से वाला, नो रिप्लाई, ओरल रिप्लाई, इनडायरेक्ट रिप्लाई और ईमेल के थ्रू। अब हम इनके प्रोसीजर पढ़ने। अगर तो आ जाए कौन से वाला, कंफर्मेशन, बस नो फर्दर वर्क इज रिक्वायर्ड, क्योंकि हाईली रिलायबल एविडेंस मिल गई ना, उसने कहा यही बैलेंस है, हमने कहा ठीक है, क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अगर है कौन से वाला, रिस्पांस और क्या हो, एक्सेप्शन हो। अब आप भी गलत हो सकते, कंफर्मिंग पार्टी यानी क्लाइंट भी गलत हो सकता है, आपसे मुराद आप क्लाइंट की बात कर रहे हैं, कंफर्मिंग पार्टी भी गलत हो सकती है। तो क्लाइंट से कहें भाईजान ये क्या रोला है, वो कह रहा है मैंने 38 लाख देने, आप कह रहे हैं 40 लाख, तो इन ट्रांजिट हो सकते हैं, उसने पैसे भेजे आपको मिले नहीं, आपने जो माल भेजा अभी तक उसको रिसीव, क्लियर हो गया, तो उसे कहे मैं रिकंसिलेशन बना के दे मुझे। अगर रिकंसिलेशन आ जाए आप राजी हैं, ओके है, अगर आप राजी नहीं है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करें। ये क्यों है, ये फ्रॉड भी हो सकता है, ये ओवरस्टेटेड बैलेंस हो सकता है। अकॉर्डिंगली आपका क्या होएगा, अगर आपको लगता है भाई ये गलत है, ओवरस्टेटेड है, तो उसके कहें, देखिए एक तो रिकंसिलेशन उसने दे दिया, देखिए सर ये 2 लाख का माल भेजा भी उसको मिला नहीं होगा, हमने ये परसों तो भेजा है, या हमने किसको भेजा है 29 को भेजा था, उसको मिला नहीं होगा, तो 30 जून को कैसे वो कह सकता है बाद में मिल गया उसको। ये जब सारी शर्तें हो जाए तो ओके है। लेकिन अगर कोई ऐसी बात हो गई जो आइडेंटिफाइड नहीं है, तो उसे कहें भाईजान 38 लाख करो बैलेंस, अगर वो कर ले तो ठीक है। लेकिन फिर भी आपको एक बात पता चलेगी, रिस्क मैनेजमेंट का फ्रॉड में हो सकता है बाकी जगहों पे, तो आप अपना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को रिवाइज करें। पहले समझ रहे थे ये लोग फ्रॉड नहीं करते, अगर फ्रॉड नहीं कर ये तो 38 40 से 38 करवा लेंगे, लेकिन बाकी भी तो हो सकते हैं। तो अपना रिस्क बढ़ाएं और ऑडिट प्रोसीजर बढ़ाएं ना, रिस्क का मटेरियल स्टेटमेंट बढ़ गया, अब बाकी जगहों पे भी तो रोला हो सकता है, सैंपल साइज बढ़ाएं या जो भी है। अगर वो कर देते हैं, अगर वो नहीं करता तो मिसस्टेटमेंट है, रिपोर्ट खराब करें। आप देख लें मटेरियल है, इमटेरियल है, परवेसिव है, जो भी, क्लियर हो गया, ये सारी बात समझ आ गई। सबसे पहले डिसएग्रीमेंट, वो भी गलत हो सकती, आप भी गलत हो सकते, आपसे मुराद क्लाइंट भी गलत हो सकते, कंफर्मिंग पार्टी, ये वाली आगे सारी ट्रेल समझ आ गई। ले जी पढ़ते हैं तकरीबन यही। इफ देयर इज अ डिसएग्रीमेंट, इफ देयर इज ए डिसएग्रीमेंट, ऑडिटर मस्ट आस्क क्लाइंट टू रिकंसाइल द, भाई 38 और 40 का क्या रोल है, करो भाई रिकंसिलेशन करो, ठीक है, रिकॉर्ड्स और बैलेंस कंफर्म्ड बाय द पार्टी, 38 और 40 का बनाओ भाई। रिकंसिलेशन प्रिपेयर्ड बाय द क्लाइंट, तो जो है prepared by the client should be checked by the auditor to determine whether exception is because of timing difference। आपने चीजें भेजी, उसने कैश भेजा, कोई ना कोई दरमियान में
ये भी तो हो सकता है टाइमिंग डिफरेंस में ना हो, क्लाइंट के जिसका ऑडिट कर रहे हैं, जिसका रिकॉर्ड भेजा है, उसमें मिस स्टेटमेंट हो। और ये भी तो हो सकता है कंफर्मिंग पार्टी के पास कोई, वो भी तो फरिश्ते नहीं है, उधर भी तो गलती हो सकती है। तो 3 चीजें निकल सकती है, या देख ले टाइमिंग डिफरेंस है इन ट्रांसिट, नंबर 2 क्लाइंट पे गलती हो सकती है, और कंफर्मिंग पार्टी पे भी गलती हो सकती है, वेरी मच चांसेस है। टाइमिंग डिफरेंस डू नॉट क्रिएट एरर इफ वेरीफाइड सब्सिक्वेंट पेमेंट। बाद में जो है वो जो है कौन से वाला, उनसे पेमेंट आ गई, ठीक है, आपने पेमेंट कर दी, उन्होंने पेमेंट कर दी, ये सारी चीजें कौन से वाली, इनवॉइसेस देख लें, क्रेडिट नोट, आप कहें सर जी ये देखो सर जी, ये देखे सर उन्होंने चीजें वापस भेज दी हो, इनको ना मिली हो, उन्होंने चीजें वापस कर दी, इनको नहीं मिली, ये 40 में रख के बैठे, वो कहते 2 लाख की चीजें मैंने वापस भेज दी, तो क्रेडिट नोट। क्लियर हो गया, ठीक है। इसी तरह से इनवाइस, इसी तरह से कैश रिकॉर्डेड बाय वन पार्टी बट नॉट येट बाय अदर पार्टी, कुछ भी हो सकता है। क्लियर हो गया। तो टाइमिंग डिफरेंस की वजह से कभी भी एरर नहीं होती, लेकिन उसको चेक कर ले, सर जी ये देख लें ना, ये देखे 29 जून को ये गुड डिस्पैच नोट बनाओ, सर ये देखे ये उसने माल वापस भिजवाया था, हमें तब तक नहीं मिला था, तो हम कैसे उसका बैलेंस, ये बाद में मिल गया, ओके ठीक हो गया। इफ द एक्सेप्शन इंडिकेट्स क्या, वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, और पोटेंशियल फ्रॉड, माल आ गया था इन्होंने नोट नहीं किया, तो कंट्रोल का डिफरेंस, या भेजा ही नहीं और बैलेंस 2 लाख से क्या पोया हो, तो ये क्या हो सकता है, ये फ्रॉड हो सकता है। ऑडिटर मस्ट क्या है, इंक्रीज कौन से वाला, असेसमेंट ऑफ रिस्क का मटेरियल मिसस्टेटमेंट, बाकी जगहों पे भी गलतियां हो सकती है। और इससे आगे उसने लिखा नहीं है, लेकिन आपको पता तो है आगे क्या करना है। अगर वो 40 को 40 को 38 ना करे तो मिस स्टेटमेंट है, मिस स्टेटमेंट का क्या होता है वो आपको पता है, रिस्क बढ़ जाएगा, रिस्क बढ़ जाएगा। चले ठीक है, अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है तो बाकी जगहों पे गलती हो सकती है, और अगर जानबूझ के किया है तो भी बाकी जगहों पे गलती हो सकती है। नहीं जी, कुछ रिस्पॉन्स उसने लिखी है, जरा देख लेते हैं। दिस अमाउंट वाज पेड ऑन दिसंबर 28, आप 30 का बैलेंस ले रहे हैं, इसका मतलब है टाइमिंग डिफरेंस है, इट इंडिकेट्स टाइमिंग डिफरेंस। बस आपने जो है कंफर्म कर लें बाद में पैसे मिले या नहीं लिख लें, ठीक है, ठीक है। और अगर क्लाइंट को ये पहले पैसे मिल गए थे 29 को, तो इसका मतलब है उसने गलत बैलेंस लिखा हुआ है, उसको ठीक करवाएं। ये जल्दी से ये पढ़े ऑडिट प्रोसीजर। अगर तो मिला है 1 जुलाई को तो वो सच्चा था, और अगर 29 जून को मिला है फिर नहीं, फिर उसे कहें भाईजान अपने बैलेंस ठीक करें। ये वाली बात समझ आती है या नहीं। वो कहता है उसका रिस्पांस आया कंपनी का, सॉरी कंफर्मिंग पार्टी का, कि मैंने कब दिया था, 28 को मैंने पैसे पे कर दिए थे, ये क्या लग रहा है, टाइमिंग डिफरेंस। तो भाई बाद में देख लें कि बाद में पैसे आए या नहीं, ये तो पहली बात। और अगर पैसे पहले मिल गए तो ये मिसस्टेटमेंट है भाई, आपने एक तो कैश नहीं बढ़ाया और दूसरा आप डेटर भी लेके बैठे हो, तो उनके क्या कहें, उन्हें कहें ठीक करो, उन्हें ठीक करो। चले, वी रिसीव दीज गुड्स कब, साल के बाद, कब, जनवरी 30 को, ये भी क्या है, टाइमिंग डिफरेंस, ठीक है। आप ये देख लें कि गुड्स जो है उसको मिली 3 को, आपने 29 को भेजी थी, आपने 29 को भेजी थी, ये वाली बात। और अगर क्लाइंट ने डिस्पैच गुड्स की हैं आफ्टर द ईयर, उसको मिली भी बाद में, आपने मिली, इसका मतलब है आपने सेल गलत बुक की, गलत बुक की, तो उसको क्या करें भाई, इसको रिवर्स करें। तैयार हो गया, 30 जून को इसको रिवर्स करें। आगे चले, वी हैव पेड दिस अमाउंट सिंस लॉन्ग, तो बहुत पहले पैसे दे दिए थे, ये मिस स्टेटमेंट हो सकता है। यार उसने पैसे दे दिए, आपने नहीं किया, आप डेटर रखे हुए, एक तो कैश खा गए और दूसरा डेटर का बैलेंस भी ज्यादा आ रहा है। या फिर वी हैव रिटर्न दीज गुड्स सिंस लॉन्ग, हमने तो बहुत पहले पैसे वापस कर दिए, सॉरी चीजें वापस कर दी, ये भी मिस स्टेटमेंट हो सकती है, चीजें आपके पास आ गई, अभी तक डेटर रख के बैठे। फिर कौन से, वी हैव नेवर ऑर्डर या वी हैव नेवर रिसीव द गुड्स, ये क्या हो सकती है, मिस स्टेटमेंट, फ्रॉड भी हो सकती है, ठीक है। तो फिर अगर वापस चीजें आई और वो नहीं हो सकता, तो ये क्या है, इंटरनल कंट्रोल की वीकनेस है, ये फ्रॉड भी हो सकता है। अगर चीजें आई तो गलती से नहीं वापस की, सॉरी नहीं नोट की, तो क्या है, इंटरनल कंट्रोल, कंट्रोल नहीं हो यार,
चीजें आगे नहीं लिखी, आ गई, पता भी था, जानबूझ के नहीं लिखी, तो क्या है? फ्रॉड है। नहीं समझ आई? दोनों में अगर इंटेंशनली है तो फ्रॉड है, और इनइंटेंशनली है तो वीकनेस है किसकी? इंटरनल कंट्रोल। चीजें आ जाती है, आपको पता ही नहीं चलता। ठीक है, अगर वीकनेस इंटरनल कंट्रोल है तो कैश रिसीव्ड ऑन गुड्स रिटर्न जो है हैव बीन रिकॉर्डेड इन सम अदर पार्टीज अकाउंट। पैसे आए और किसी और के अकाउंट में भेज दिए, चीजें आई किसी और की जो है वो उसने पैसे भिजवा दिए। ठीक है ना? वी हैव पेड दिस सिंस लॉन्ग, वी हैव पेड सिंस लॉन्ग। इसका मतलब है इंटरनल कंट्रोल की गलती है, पैसे तो आ गए, रिकॉर्ड नहीं किए। अगर रिकॉर्ड किए तो गलती से किसी और के अकाउंट में कर दी, डेटर क्रेडिट किसी और को कर दिया, तो ये भी गलती हो सकती है। फिर क्या गलती हो सकती है? नहीं 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 नहीं, ये कह रहे हैं हमने उनसे 40 लेने हैं, वो कह रहे भाईजान ये 40 का 40 मैं दे चुका हूं पहले। इसका क्या मतलब है? उसने पैसे भेजे, इन्होंने 40 लाख किसी और के अकाउंट में किसी और डेटर को कर दिया, तो दो गलतियां, ये डेटर भी आ रहा है गलत और किसी और डेटर को भी गलती से कर, उसने चीजें भेज दी और इन्होंने उसका बैलेंस को क्रेडिट नहीं किया, किसी और का क्रेडिट कर दिया। तो ये फॉर एग्जांपल, ये तो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल थी ना, आप कई और सोच सकते। पहले ये वाली बात समझ आ गई कि भाई इंटरनल कंट्रोल की वीकनेस है, आपने क्या करना है। और फिर दूसरा क्या हो सकता है? फ्रॉड भी तो हो सकता है। फ्रॉड कितनी किस्म के होते हैं वो थोड़ा सा बताने। पहला है टीमिंग एंड लेडिंग, T&L फ्रॉड कहते हैं इसको, जरा देखिएगा होता क्या है। ये कैशियर अक्सर करते हैं। ये ए, इसको जरा समझे, ये ए पार्टी है, ये कौन सी है? ये बी पार्टी, ये आगे भी आएगा फ्रॉड में पढ़े। ये है सी पार्टी। इन सब से हमने तकरीबन ऑन एवरेज, एक लिमिट होती है ना, 4 लाख लेने। ए से पैसे आए, खा गया, चुप करके 4 लाख किस में रख लिए? जेब में रख। फर्स्ट तारीख को, 3 तारीख को आए किसके पैसे? बी के, एक अकाउंट में ऐड कर दिए। 6 तारीख को आए किसके? सी के पैसे, वो किसके अकाउंट में? बी के। 8 तारीख को आए डी के पैसे, किसके अकाउंट में? सी के। अब जब हम देखते हैं भाई इन्होंने पैसे भेजे थे 4 लाख यकम को, अब कहते हैं सर जी वो 3 को हो तो गए हैं। हम जब कहते हैं कि 3 तारीख को बी के पैसे आए थे, वो किधर लिखे हैं? सर ये देखिए 6 तारीख को आए हुए तो है। ये बहुत बुरा फ्रॉड होता है और बड़ा औखा पकड़ा जाता है। इसको कहते हैं वो 4 लाख खा गया, लेकिन पैसे तो आते रहेंगे, उसके पैसे उधर, उसके पैसे उधर, उसके पैसे उधर। इसको कहते हैं टीमिंग एंड लेडिंग फ्रॉड। ये वाला बात समझ आ गई? इसका मतलब है वो कहते हैं हम पैसे दे चुके हैं और उसके अकाउंट में नहीं हुआ है, इसका मतलब है कुछ दिनों बाद उसके अकाउंट में आ जाएंगे। अब देखिए, एक कहेगा मैंने 4 लाख दिए थे, जैसे उसके अकाउंट में तो आए हुए। जब रोला डालेगा जी मैंने पैसे दिए थे, तो ए वाले फिर दोबारा से किसके अकाउंट में डाल देगा? जी के अकाउंट में। तो सर जी 4 दिन बाद हमने ऐड कर तो दिए। इसको टीमिंग एंड लेडिंग फ्रॉड, इस तरह का फ्रॉड और मिलता जुलता। एक बंदे को 30 तारीख को पैसे दे देते थे, करोड़ों रुपए थे, एक सुपरवाइजर था और आगे सैलरीज थी सैकड़ों बंदों। वो क्या करता था? चुप करके 30 तारीख को बैंक में पैसे जमा करा देता, 7 दिन का इंटरेस्ट अपनी जेब में रखता था, 7 तारीख को सैलरी पे कर देता। अब सैलरी वालों को तो हमेशा मिल रही है, कब मिलती है? 7, हर एक को पता, कभी किसी ने शिकायत भी नहीं की। जब ऑडिटर आया उसने डेप्थ देखा कि तेरे पास पैसे कब आते, यानी समझ ले जो है नेस्ले वाले, उन्होंने प्लांट लगाया, जैसे कृषि वाले, और हेड ऑफिस लाहौर में है, हतार में इनका प्लांट लगा हुआ, हतार में पैसे तो भिजवा देते हैं हेड ऑफिस, और वो 7 दिन बाद देते हैं सैलरी। 7 दिन का वो क्या खाता है? इंटरेस्ट खा लेते हैं। अच्छा, जब करोड़ों रुपए हो तो चंद लाख चंद हजार रुपए बन जाए हर महीने, पैसे तो बन गए, क्लियर हो गया। तो ये ऐसे आ जाती है, फिर वो अगले दिन या उससे अगले दिन या उससे अगले दिन, ये यही यस होता है। 2 दिन के लिए भी हो सकता है। हाँ, इसको वो चले मुख्तलिफ तरीके। खैर, तो ये बिना फ्रॉड हो सकता है। कौन से वाला? टीमिंग एंड
लेडिंग वाला फ्रॉड, टीमिंग एंड लेडिंग वाला फ्रॉड हो सकता है भाईजान, ठीक है। आगे चलते हैं, फेक रिकॉर्डिंग ऑफ सेल हो सकती है, ये भी तो हो सकता है। 40 लाख देने हैं, वो बंदा कहता है कौन से, मैं तो कभी इससे किया ही नहीं, तो ये फेक भी हो सकता है। चले फिर कौन है वाला, रिस्क ऑफ फ्रॉड शुड बी इंक्रीज, ना सिर्फ इसको सेट करवाएं बल्कि अब फ्रॉड का रिस्क भी बढ़ गया। चले आगे चलते हैं, फिर कौन है, अब अगला ये वाला रिस्पॉन्स समझ आ गया। जब वो कहे जनाब हमने तो बहुत पहले पैसे दे दिए थे, फिर आप देखेंगे ये फ्रॉड है या वीकनेस इंटरनल कंट्रोल है। अब चेक करें, वी आर अनएबल टू कंफर्म द नॉन, हम नहीं कर सकते, तो ये नॉन रिस्पॉन्स है। एक बंदे को ला, एक बंदा रिप्लाई ना दे और दूसरा रिप्लाई दे, मैं तो जो है क्या नहीं करता, कंफर्म ही नहीं करता, अल्टरनेट ऑर्डर प्रोसीजर, और क्या करें, मैं तुम्हें बैलेंस कंफर्म नहीं करता, मैं क्यों नहीं करता। लेकिन अगर बैंक या लॉयर हो, स्कोप लिमिटेशन, ये स्कोप लिमिटेशन। कंफर्मेशन रिटर्न अनडिलीवर, इसका मतलब है, इसका मतलब है, इसका मतलब है पहुंची नहीं है, इसका मतलब है कौन से वाला, यस यस, अगर आप फर्दर ऑर्डर प्रोसीजर से कुछ ना ले सके तो फिर स्कोप लिमिटेशन, ये मैंने बताया था। बैंकर और लायर से अगर कंफर्मेशन ना आए, स्कोप लिमिटेशन है। डेटर और क्रेडिटर और बाकी लोगों से ना आए तो उन्हें कहीं भाई भेजें, क्लाइंट को कहें दोबारा भेजें, और फिर भी नहीं आ रहा, अल्टरनेट ऑर्डर प्रोसीजर परफॉर्म करें। अल्टरनेट ऑर्डर प्रोसीजर से भी नहीं आ रहा तो फिर ये स्कोप लिमिटेशन, ठीक है। ले जी, कंफर्मेशन रिटर्न कौन से वाली, अनडिलीवर, इसका मतलब है उधर कोई नहीं है, इसका मतलब है या तो एड्रेस गलत है, एड्रेस ठीक करके दोबारा भेजे, या फिर ये भी हो सकता है कस्टमर ही नहीं है, ये तो भी हो सकता है कस्टमर नहीं। आज आज ऑनलाइन लेक्चर आएगा, ठीक हो गया, कौन फिजिकल क्लास नहीं होगी, ऑनलाइन लेक्चर आएगा। चले ले जी स्टार्ट करवा दे। अच्छा वो कहता है पहला वाला केस रॉन्ग एड्रेस है, इन दिस केस कंफर्मेशन शुड बी अगेन, एड्रेस ही गलत है इस वजह से वापस आ गया, ठीक है। दूसरा नॉन एग्जिस्टेंस, कौन से वाला, कस्टमर, ये भी तो हो सकता है उधर है ही कोई नहीं, तो फिर जो है इन दिस केस रिस्क ऑफ फ्रॉड बढ़ जाएगा, इन दिस केस क्या हो जाएगा, रिस्क ऑफ फ्रॉड बढ़ जाएगा, ठीक है। ओके नहीं जी, ये हमने अब दो पढ़ लिए, नंबर 1 कंफर्म और नंबर 2 डिसएग्रीमेंट, ठीक है। डिसएग्रीमेंट में उसने नीचे आके काफी सारी बातें लिखी हुई थी, वो भी हमने पढ़ ली। डिसएग्रीमेंट में क्या करना है, वो रिकंसिलेशन बनवाए, वो टाइमिंग डिफरेंस भी हो सकता है, हमारी तरफ गलती भी हो सकती है, उन तरफ गलती भी हो सकती है। ले जी अब कौन से वाला, कौन से वाला, नॉन रिस्पॉन्स, क्या आ रहा है, नॉन रिस्पॉन्स। आगे पॉजिटिव कंफर्मेशन क्यों कहा, क्योंकि नेगेटिव का नॉन रिस्पॉन्स आए तो वो तो एग्रीमेंट समझा जाता है ना, नहीं समझे, नॉन रिस्पॉन्स। तीसरा केस जो है, पहला कौन से वाला, एग्रीमेंट, दूसरा डिसएग्रीमेंट, तीसरा नॉन रिस्पॉन्स, लेकिन किसका, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव का तो नो न्यूज इज गुड न्यूज, इसलिए उसने आगे जो लिखा हुआ। चलिए जरा पढ़ते हैं, ऑडिटर मस्ट परफॉर्म फॉलो अप प्रोसीजर, फॉलो अप प्रोसीजर होता है दोबारा भेजना, सेंड एन अदर रिक्वेस्ट, आस्क क्लाइंट टू कन्विंस द पार्टी, उन्हें कहें कि यार भेजो, क्या हो गया, क्यों नहीं भेज रहे, ठीक है। इफ स्टिल नो रिस्पॉन्स ऑडिटर शैल परफॉर्म, आसान, पहले तो कोशिश करें कि क्या आ जाए, आ जाए, तो यार वो फलां एबीसी आपका ट्रेडर्स जो है, जो आपका सप्लायर है, वो कंफर्मेशन नहीं दे रहे, उसको फोन करें, भिजवाएं, हो सकता है ना मिली हो और भिजवा दें, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी नहीं दे रहा तो क्या करें, वो कहें सर जी वो नहीं मानता बात, हमारा सप्लायर था, कोई हमारा कोई रिश्तेदार थोड़ी है, हम उनको कह रहे हैं, वो कहते हैं यार बिजी है, तो फिर बाकी अल्टरनेट ऑर्डर प्रोसीजर आपको पता है, ठीक है। चले ये कौन से वाला हो गया, ये तीसरा केस हो गया। चौथा कौन से वाला, ठीक है। अच्छा वो अल्टरनेट ऑर्डर प्रोसीजर चौथा नहीं है, बल्कि क्या बता रहा है, अल्टरनेट ऑर्डर प्रोसीजर भी साथ में बताना शुरू हो गया है। इफ कस्टमर डज नॉट रिप्लाई टू द पॉजिटिव, और नीचे कौन से वाले हैं, अल्टरनेट ऑर्डर प्रोसीजर इफ सप्लायर डू नॉट रिप्लाई टू द, सॉरी इधर सप्लायर है और इधर कौन से वाला है, कस्टमर, यानी डेटर और क्रेडिटर, डेटर और क्रेडिटर दोनों पॉजिटिव कंफर्मेशन, नेगेटिव का तो नॉट रिस्पॉन्स का तो वो अच्छा होता है। चलें जी, वो ये भी बता रहा है, लेकिन ये हमें पता है, क्या करेंगे जरा सोचें, अल्टरनेट ऑर्डर प्रोसीजर अगर डेटर नहीं भिजवा रहा, एक जहन मेरे में आता है, सेल ऑर्डर प्लस गुड डिस्पैच नोट, इनवाइसेस वगैरह, ये देख ले, एक तो ये प्रोसीजर हो गया। दूसरा सब्सिक्वेंट पेमेंट, सबसे बेहतरीन, अगर 40 लाख का बैलेंस कंफर्म करना है और 26 जुलाई को 40 लाख ही आ गए, बात ही खत्म, दो प्रोसीजर। तीसरा उसकी स्टेटमेंट आई हुई है, किसको,
डेटर को वो ऑडिटर को घास नहीं डालता, लेकिन मंथली स्टेटमेंट भिजवाता है, उसमें उसका बैलेंस लिखा हुआ है, तो ये भी तो उसकी तरफ से। क्लियर हो गया? नहीं 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 नहीं, एक होती है बैंक स्टेटमेंट, एक डेटर और क्रेडिटर मंथली ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट भिजवा भी हमारे मुताबिक बैलेंस है 22 लाख, तुम भी देख लो तुम्हारे पास कितना है, ये भिजवाते रहते हैं। वो कहे यार इफ एनी, अगर उस डेटर का, यार वो डेटर ने आपको आपका वो डेटर है, आप उसके क्रेडिटर है ना, तो इस तरह से भिजवाते रहते हैं। तो यार वो स्टेटमेंट को भिजवाता है, हाँ हाँ भिजवाते हैं। अच्छा, जो स्टेटमेंट भिजवाता है, अच्छा ये बंदा जो नहीं दे रहा था रिस्पॉन्स, उसकी स्टेटमेंट आई हुई है, जिसका क्या मतलब है, उसकी तरफ से स्टेटमेंट क्या होती है, मंथली बैलेंस भिजवाते हैं। और अक्सर कंपनी करती है, बड़ी कंपनी अच्छी करती है, ताकि कोई ना, होता क्या है, देखे मैं आपने देने थे मेरे 40 लाख, आपने पैसे भेजे, मेरा क्लार्क खा गया, अब मेरा अकाउंट डिपार्टमेंट, ये कैशियर खा गया पैसे, अब मेरा अकाउंट डिपार्टमेंट उसको भिजवा रहा है, भाईजान 40 लाख, वो स्टेटमेंट भिजवाई, वो फौरन के ऑडिटर ने नहीं भिजवाई, कंपनी ने खुद भिजवाई, या उसने भिजवाई कि मैंने तुम्हारे जो है 1 रुपया भी नहीं देना। अब ये क्या है, 1 रुपया नहीं देना, यार तुमने तो मेरे 40 देने थे, भाईजान उस दिन पैसे भिजवाए थे। तो ये इंटरनल कंट्रोल है, बेसिकली स्टेटमेंट भिजवाना इंटरनल कंट्रोल है। क्यों? कैशियर और अकाउंट डिपार्टमेंट और, तो ये स्टेटमेंट भिजवाते रहते हैं। अब स्टेटमेंट, पैसे जाएंगे तो किसके पास, कैशियर के पास, लेकिन स्टेटमेंट वो तो कैशियर के पास नहीं जाएगी ना, ये बैंक स्टेटमेंट नहीं होती, ये सिंपल स्टेटमेंट होती। 2-3 बातें समझ। इसी तरह से किसके हमारा कौन है, सप्लायर है, ठीक है, सप्लायर से रिस्पांस नहीं आ रहा, तो यस, अगर उससे नहीं आ रहा तो गुड रिसीट नोट, सप्लायर तो गुड रिसीट नोट, उसके साइंड ऑर्डर, ठीक है, हमारा साइंड उसको जो ऑर्डर किया हुआ, ठीक है, हमने जो परचेज ऑर्डर सौखा नहीं होता, आगे इंटरनल में पढ़ेंगे, पूरी अप्रूवल होती है, ऐसे चीज परचेज नहीं कर लेते, तो कोई ना कोई, क्लियर होगी, कोई ना कोई, उसके बाद स्टेटमेंट। तो ये 2-3 हमें स्टेटमेंट चीजें समझ आती है। और फिर और भी तो बड़े तरीके हैं, लिस्ट लो, लिस्ट का टोटल कर लो, सैंपल बेसिस पे उसके और बैलेंस देख लो, ठीक है, सब्सिक्वेंट पेमेंट देख लो, ये सिंपल आते हैं, जिससे कंफर्मेशन ना। चले जरा पढ़ते हैं, फिर क्या करें, अल्टरनेट प्रोसीजर इफ कस्टमर, अल्टरनेट प्रोसीजर इफ कस्टमर डज नॉट रिप्लाई, और नीचे कौन से वाला पढ़ते, एग्जामिन कैश रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर आफ्टर द बैलेंस शीट इफ फुल्ली पेड, कंफर्मेशन डेट, ये सबसे बेहतरीन समझ आती है। इफ कैश इज नॉट रिसीव्ड और पार्टली रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर, इंस्पेक्ट कौन से वाली, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल कौन से वाला जो है, अगर वो हमारा डेटर है तो उसने हमें क्या भेजा होगा, ठीक है, कोई ना कोई उसने परचेज ऑर्डर भेजा होगा, हमारा वो क्या बनेगा, सेल ऑर्डर ना, उसने हमें कहा होगा फलां चीज भेजो, तो हमने क्या बनाया होगा, सेल ऑर्डर, और कस्टमर से साइन लिए होंगे, भाईजान यही भेजनी है चीजें, उसने कहा हाँ यही भेजनी है, क्लियर हो गया, हमारा डेटर है, हमारा सेल ऑर्डर, उसका परचेज ऑर्डर, सेल इनवाइस, गुड डिस्पैच नोट और अदर डॉक्यूमेंट एक्नॉलेज्ड बाय कस्टमर पे ज्यादा जोर है। क्यों? क्योंकि फ्रॉड होगा या ओवर होंगे तो हमारा अपना होगा, कस्टमर तो नहीं कहेगा ना, तो एक्नॉलेज बाय कस्टमर। ओके, इफ द अमाउंट इज डिस्प्यूटेड, तो 3 प्रोसेस, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, कम्युनिकेशन विद लॉयर, और कौन से वाला, नहीं, कम्युनिकेशन विद द कस्टमर एंड लॉयर के साथ कंफर्मेशन, ये 3-4 चीजें जरा देख लें। एग्जामिन द कॉरेस्पॉन्डेंस विद डेटर, और फिर कौन से वाला, ऑब्टेन लीगल एडवाइस, ये किससे, लॉयर से पूछ लो। फिर कौन से वाला, असेस द अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रोविजन, अगर पैसे नहीं आ रहे और रोला भी है, ये नई बात पता चली है। बैड डेट, भाई पहले लिखा था, अगर झगड़ा हो गया कस्टमर के साथ, पैसे नहीं मिलने, हम कहते इधर क्यों बैलेंस रख के बैठा हुआ है इसका, कौन से वाला, हाँ जितना, नहीं अमाउंट में डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट का क्या मतलब है, केस किया हुआ, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ये भी तो हो सकता है, ये 3-4 बातें कर देते। नंबर नहीं, डिस्प्यूटेड का ये मतलब नहीं है कि डिसएग्रीमेंट, डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा, डिसएग्रीमेंट नहीं। ऊपर पढ़े, हम पढ़ क्या रहे हैं, वो अगर वो हो जाता ना तो वो इधर आ जाता ना, ये वाले में आता ना। देखें, अगर वो कहता कि अमाउंट 40 नहीं है 30 है, ये बंदा है रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा,
रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा? नाराज है, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, हो सकता है नाराज है। तो अगर वो कहे कि भाई अगर हम कहें कि 40 है और वो क्या कहे 38 है, तो ये दूसरा केस है। अब हम कौन से वाला पढ़ रहे हैं? नॉन रिस्पॉन्स, तीसरा केस। और नॉन रिस्पॉन्स जब क्या है, आपका कस्टमर है, भाई बाद में पैसे दे दिए, ओके है, उसके सेल ऑर्डर इनवाइसेस ये वो चेक कर ले, ओके है। अब कौन से वाला है भाई? नॉन रिस्पॉन्स इस वजह से है कि वो कौन से वाला है? अमाउंट डिस्प्यूटेड, झगड़ा चल रहा, झगड़ा चल रहा है। अब झगड़ा चल रहा है तो उसने कोई ना कोई लेटर लिखे होंगे, आपने भी उसको लिखे होंगे, और जो लेटर रिसीव हो उसकी भी कॉपी लगी होती है, और जो भेजे उसकी भी एक कॉपी हम अपने रिकॉर्ड के लिए लगाते हैं। क्लियर हो गया? ताकि हमारे पास रिकॉर्ड रहे। नहीं जी, कल को अदालत में कहा इन्होंने तो मुझे बताया ही नहीं, हम कहेंगे ये देखिए हमने आपको लेटर लिखे थे। कल हम अदालत को कहें कि जनाब इसने हमें तो बताया ही नहीं, ऐसे केस कर दिया, तो वो कहे उसके पास कॉपी होगी, ये देखिए एक लेटर में इनको लिखा था, उनकी कॉपी मेरे पास पड़ी हुई, ये देखें कोरियर की स्लिप, मैंने इनको कोरियर भी करवाया था। चले, और आखिरी कौन से वाला है भाई? अगर झगड़ा है तो पैसे पूरे नहीं मिलने, आप कह रहे हैं 40 लाख, वो झगड़ा का नहीं, मैंने तो 35 देने, तो 5 लाख की फिर क्या डाल दें? रवैया डाल दें, ये हमारे जहन में नहीं आया था। आज फिर कौन से वाला? फिर कौन से वाला? कट ऑफ भी कर लें, कट ऑफ भी कर लें, हो सकता है इस वजह से ना दे रहा और रिस्पॉन्स, मैंने पैसे देने नहीं, मैं तो बाद में लिए थे, ये 30 जून को क्यों बैलेंस बना के बैठा, ये भी हो सकता है, कट ऑफ। फिर कौन से वाला? कंपेयर बैलेंस विद जो है विद मंथली अकाउंट स्टेटमेंट, ये वाला इफ, ये वो वाली, ये जो स्टेटमेंट एक दूसरे को भेजते रहते वो वाली। क्लियर हो गया? तो कुल मिला के 3 अच्छे प्रोसीजर है। नंबर 1 बैलेंस आ गया, नंबर 2 डॉक्यूमेंट चेक करें, नंबर 3 स्टेटमेंट। अगर डिस्प्यूटेड है वो वाले, और एक और उसने लिखा हुआ है कट ऑफ, कट ऑफ प्रोसीजर, सिंपल। क्लियर हो गया? कट ऑफ से वैसे भी बैलेंस का पता चल जाता है ना, हो सकता है बैलेंस ही 1 जुलाई का हो, बात ही खत्म। चले, अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर, ये कब है? जब नॉन रिस्पॉन्स है, और किसका? सप्लायर का। आए पढ़ लेते हैं, मिलते जुलते ही होंगे, कोई खास फर्क नहीं होगा। एग्जामिन कौन से वाला? कैश पेड टू द सप्लायर, बाद में कैश पे कर दिया, इसका मतलब है वाकई वो इनका था तो कैश पे किया। और अगर कैश नहीं पे किया तो उनसे पूछें भाईजान आप 90 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया, उस बेचारे को पेमेंट क्यों नहीं कर रहे? क्लियर हो गया? और दूसरा, इफ कैश इज नॉट पेड टू द सप्लायर, ऑडिटर शैल इंस्पेक्ट, कौन से वाला? ठीक है, या तो कैश पे कर दे, बात ही खत्म होगी, कैश नहीं पे किया तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देखो, वो कौन से वाला है? सप्लायर साइन परचेज ऑर्डर। क्लियर हो गया? आपने को भेजा होगा उसको परचेज ऑर्डर, और उसने उस पर क्या किए होंगे? साइन। ठीक है सर, मैं पहुंचाऊंगा माल, जरूर पहुंचाऊंगा। सप्लायर इनवाइस, अब वो इनवाइस देगा ना, गुड रिसीव नोट और अदर डॉक्यूमेंट्स। फिर कौन से वाला? चौथा मैं पढ़ने लगा हूं, कौन से वाला? कंपेयर बैलेंस, कौन से वाला? वो जो मंथली स्टेटमेंट, मंथली अकाउंट स्टेटमेंट आती है। और फिर कौन से वाला? कट ऑफ प्रोसीजर। क्लियर हो गया? तो मिलते जुलते हैं, बस उसमें डिस्प्यूटेड का, क्योंकि आप तो आपने तो झगड़ा करना ही नहीं, आप तो सप्लायर के साथ नहीं झगड़ा करते, आपका डेटर आपके साथ झगड़ा कर सकता है, तो प्रोविजन वाला एक अच्छा प्रोसीजर था। लें जी, हम कौन से वाला? ठीक है, जो हमने कौन से वाला पढ़ा? तीसरा कौन से वाला? नॉन रिस्पॉन्स। कौन सा? नॉन रिस्पॉन्स। स्पेशल केसेस हैं, एक दो हमको पढ़ने, फिर इससे आगे जो है कल क्लास नहीं होगी, लेकिन ये आपको वीडियो लेक्चर में आगे। लें जी, ऑरल रिस्पॉन्स, ये कौन से वाला है? जुबानी कलामी, फोन पे नहीं भाई, नहीं, वो कहेंगे भाई, वो भाई ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट कंफर्मिंग पार्टी टू भेजे इन राइटिंग भेजे, ये तो है ही नहीं, डज नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ कंफर्मेशन लेटर, वो रिटर्न होता था। इफ द रिस्पॉन्स इज नॉट रिसीव्ड इट इज सीम्ड एज, वो कहते फोन पे बता तो रहा हूँ यार, मैं लिख के क्यों भेजूं? अब कहें भाई जानिए फिर एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं है, ऑडिटर शैल कन्फर्म ऑडिटर या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, अदर ऑडिट प्रोसीजर, अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर। इनडायरेक्ट रिस्पॉन्स, इनडायरेक्ट रिस्पॉन्स वाया मैनेजमेंट, तो जनाब ये तीसरा केस हो गया। ये कौन से वाला? ये चौथा केस। इनडायरेक्ट रिस्पॉन्स कौन से वाला? वाया मैनेजमेंट। आप कहेंगे नहीं, ऑडिटर शैल कंफर्मिंग पार्टी डायरेक्टली भेजो भाई, ये डेफिनेशन ही मीट करते, डेफिनेशन में लिखा हुआ है कौन से वाला? डायरेक्टली हो, रिटर्न। ले जी, ईमेल आ गया, यस रिटर्न है, छठा केस। ईमेल आ गए, ईमेल आ गए, इसका मतलब रिटर्न तो है, लेकिन ईमेल ऑथेंटिक, आपको ईमेल आए कि जनाब जो है आपका गवर्नमेंट की तरफ से इनाम निकला है, तो आप फौरी तौर पर कहोगे ठीक है,
नहीं, आप देखोगे .gov.pk से आया है या xyz.com से आया है। क्लियर हो गया? ये बात समझ गए? ठीक है, अगर तो जीमेल से आया है, गवर्नमेंट वाले gmail.com तो यूज नहीं करते, तो उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करें। गवर्नमेंट जीमेल नहीं यूज करती, उनके अपने होते हैं gov.pk.फलां इस तरह से होता है। ठीक है, ले जी, अगर आपको ईमेल से मिले हाय ऑडिटर शैल ऑब्टेन एविडेंस वेदर इलेक्ट्रॉनिक सोर्स इज authentic and communication is the secure through कौन से वाला डिजिटल सिग्नेचर या इनक्रिप्टेड, ये आपके साथ नहीं लिखा होता, अच्छा सोर्स होता है, इनक्रिप्टेड होता है, कोई दरमियान में मैसेज पढ़ ना सके, किसी ने पढ़ लिया तो भाई डायरेक्टली नहीं रहेगा ना। और दूसरा कौन से वाला डिजिटल सिग्नेचर, बाज दफा आपको ना ये भेजते हैं जो है बैंक स्टेटमेंट, और वो कहते हैं आपके अकाउंट के आखिरी चार जो डिजिट है ना वो इसका पासवर्ड है, इसको डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। यानी उसने आपको भेजा, हर बंदा पढ़ लेता फिर फायदा, वो आपने देखा आपको भेजा हुआ है और साथ में सीसी पता है, ईमेल लिखते हुए ना साथ में कुछ और बंदों को भी बताना हो तो उसको कहते हैं सीसी। जैसे मैं अक्सर जो है उनका अकाउंट मैनेजर जो होता है ना, मैं जितनी इनवाइसेस है उनको करता हूँ, उनका जो अकाउंट मैनेजर होता है उसको करता हूँ। लेकिन अगर मुझे शक हो कि अकाउंट मैनेजर ज्यादा तवज्जो नहीं देगा तो साथ में सीसी कर देता हूँ सीएफओ को। अब सीएफओ को भी साथ में मेल जाएगी, लेकिन असल में किसको भेजनी है, अकाउंट मैनेजर को, तो साथ में उसको भेज दी। आपने देखा उसमें तो सीसी लिखा हुआ था, वो तो 3-4 और बंदों को भी चली गई है, आप कहेंगे ये डायरेक्टली मुझे तो नहीं है, तो उस पर क्या होना चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर समझिएगा, पिन नंबर, पासवर्ड, ठीक है। हाँ, एटीएम का भी ऐसा कोई आपके पास कार्ड है आप नहीं निकलवा सकते, इसी तरह से वो अगर ईमेल कोई पढ़ भी ले तो उसको खोल नहीं सकता जब तक वो क्या नहीं देगा, डिजिटल सिग्नेचर पिन नंबर। ठीक है, लें जी, या फिर क्या हो, मैसेज क्या है, इनक्रिप्टेड, और जो सोर्स हो वो भी क्या हो, ऑथेंटिक। चले यहीं से स्टार्ट करेंगे। कल आपको छुट्टी है, कल से आपको छुट्टी है, एडवांस ईद मुबारक।